तो चलिए ये तो आपको पता है, तो इसमें अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब जैसे CH4 है, तो CH4 में हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, ये सब चीजें देखो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं इसे डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में समझा दूंगा, तो इसलिए यहाँ पे भी मत उलझो, वरना कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्कुल डगमगा जाएगा। बट इतना याद रखो, सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा दो पाई होता है। अब सिग्मा और पाई में जो सिग्मा होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जो पाई होता है वो वीक बॉन्ड होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैं बता दूंगा इसके जस्ट बाद। इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक लेक्चर और पढ़ना हमें, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब sp3, sp2 और sp8, तो देखो परसेंटेज s करेक्टर हमें निकालना है, तो इसमें एक s और 3 p है। अगर मैं इसको 100% मानूं, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 100% है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है? 25%, क्योंकि एक s और 3 p है तो p का कितना हो जाएगा? 75%, और s का कितना हो जाएगा? 25%। इसमें निकालूं तो एक s 2 p है, ये टोटल अगर 100% है तो इसमें सिर्फ s कितना हो जाएगा? 33.3%, और ये कितना हो जाएगा? 66.6%। इसमें अगर मैं देखूं तो एक s और एक p ऑर्बिटल है, और ये अगर 100% है तो इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना हो जाएगा? यानी सिर्फ s कितना है? इसमें 50%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर कितना है? इसमें 50 है, इसमें 33.3, इसमें 25%। तो इसका मतलब sp जो हाइब्रिडाइज्ड होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp2, और sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो अभी के लिए तुम इतना देखो कि परसेंटेज s करेक्टर sp3, sp2 और sp में कितना कितना होता है, डिटेल में ये अपन समझ लेंगे। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, और ये सारे हो गए फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज s करेक्टर, यानी कि अब तुम्हें इतना तो पता है यार कि 4 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, तो s का कितना परसेंटेज होगा? 4 में अगर 100 में डिवाइड करोगे तो 1 का कितना आएगा? 25। इसमें एक s थे, 2 p थे, टोटल 3 था। अब 100% को 3 चीजों में डिवाइड करना है, तो 3 में कैसे करोगे? 1 का 33.3 आएगा, इसमें 2 ही थे, 100% को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 50-50। तो परसेंटेज s करेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, केमिकल बॉन्डिंग इसी, यानी ये पीरियोडिक टेबल बेस होता है और केमिकल बॉन्डिंग इसका एडवांस लेवल होता है, ये मान के चलो। तो अपन वहां सारी चीजें देख लेंगे। तो ये हो गए भाई फैक्टर्स और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, यानी s जो होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, यानी s में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा लगेगी। चलिए, तो ये बात हो गई फैक्टर्स की। तो यही एक फैक्टर ऐसा होगा जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा, बाकी तीनों फैक्टर आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब ये इसलिए परेशान करेगा क्योंकि यार ये सब तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा सा। अब क्या होता है ना कि लोअर क्लासेस में 10th 12th में थोड़ा बेसिक बता दिया जाता है, भाई कैसे बॉन्ड बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। अगर तुम्हें बताया गया तो तुम इजीली समझ जाओगे, ठीक है, और नहीं बताया गया तो फिर तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। तो कोई बात नहीं, हमारा आराम से चल ही रहे, हम अपने आप सीख लेंगे। तो जैसे ही आपका केमिकल बॉन्डिंग आएगा वहां से आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का बेसिक बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। वो हमें 4 चैप्टर अच्छे करने पड़ते हैं, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 बेसिक चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री के। अगर ये चारों आपके अच्छे हो गए तो केमिस्ट्री आपको आने वाले टाइम में बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलिए, ये होगी बात। अब मैं कुछ वैल्यूज आपको कंपेयर करके देता हूँ कि वैल्यू कैसे कंपेयर की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑलवेज डिफरेंस होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होती है। Li, Be, B, C, M, O, F, N। तो जो थोड़ी बहुत याद करने लायक है वो अपन याद करेंगे, बाकी अपन को याद करनी नहीं है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस, यानी जो नोबल गैस होती है उनकी अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। यानी नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। 0 क्यों होती है? क्योंकि नोबल गैस मैंने आपको बताया ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी नहीं और लेने की भी कोशिश नहीं करेगा। बात करूं 2.1, अब इसको याद कैसे करना है वो देखो। तो सबसे हाईयर वैल्यूज होती है वो होती है फ्लोरीन की, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता
होता है फ्लोरीन, जिसकी वैल्यू होती है 4, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये अप्रोक्सीमेट 0 हो गया, ये अप्रोक्सीमेट 0 हो गया। तो पहला क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। अब इसको याद कैसे करना है, ये 4 है तो यहां तक आ जाओ, कार्बन तक 0.5 माइनस करते हुए चलो, तो ये हो जाएगा 3.5। अब इसमें 0.5 माइनस करोगे, ये हो जाएगा 3। अब इसमें 0.5 माइनस करोगे, ये हो जाएगा 2.5। तो यहां तक क्लियर हो गया भाई। 4 हायर वैल्यू है, 0.5 कार्बन तक माइनस करोगे 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब वो नॉन मेटल्स है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर भी होती है, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन की जिसकी वैल्यू 4 होती है, यानी 4 वैल्यू कंटेन करने वाला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं होती, 4 हायर वैल्यू और वो फ्लोरीन की है। 0.5 माइनस करते चले आए कार्बन तक, तो तुमको 4 वैल्यू इजीली पता चल गई, जिसको तुम्हें याद करने की जरूरत है ही, ठीक है। अब लिथियम की होती है 1 और सोडियम की होती है 0.9। अब देखो इसको कैसे याद करना होता है, तो ये हो गई 1। अब यहां से यहां तक जाना है तो 0.5 ऐड करते चले जाओ, यानी वही चीज है, वहां से 0.5 तुम पूरा माइनस करते चले जाओ, यानी इस पूरे में 0.5 माइनस करते चले जाओगे, तुमको यहां तक वैल्यू मिल जाएगी। देखो 4 में से 0.5 माइनस किया 3.5, फिर 0.5 माइनस किया 3 में से 0.5 माइनस किया 2.5, इसमें से 0.5 माइनस किया 2, इसमें से 1.5 और इसमें 1। तो यहां तक तो तुमको इतनी वैल्यू याद करने में कोई दिक्कत जाएगी नहीं, ठीक है। अब आ जाओ इधर। अब इस वाले पीरियड में क्या करना है, 0.3 ऐड करना है, तो 0.3 ऐड किया 1.2, 0.3 ऐड किया 1.5, 0.3 ऐड किया 1.8, 0.3 ऐड किया 2.1। और एक चीज याद रखना कि जब फास्फोरस तक आ जाओ तो कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होती है, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होती है। तो कार्बन और सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होती है। तो मैंने याद करने का क्या ट्रिक बताया, ये तो आपका रेफरेंस है, हाइड्रोजन आपका मैक्सिमम हर जगह रेफरेंस होता है, यानी इससे रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जो इससे ज्यादा वैल्यू कंटेन कर रहा है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो इससे 2.1 से कम वैल्यू कंटेन कर रहा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कंटेन करता है 4, जो कि फ्लोरीन है। 0.5 माइनस करते चले हो इस पूरे पीरियड में, तुमको यहां तक वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद 1 के बाद 0.9 इसकी होती है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे फास्फोरस तक 0.3 हम ऐड करते चले जाते हैं। 0.9 में 0.3 ऐड किया 1.2, 1.2 में 0.3 ऐड किया 1.5, 1.5 में 0.3 ऐड किया 1.8, 1.8 में 0.3 ऐड किया 2.1। यहाँ तक आने के बाद इतना याद रखो कि कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो इतनी वैल्यूज अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। अब देखो इतनी वैल्यू अगर सीधा सीधा होता तो तुम याद करते, बट यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रिक है, और इस ट्रिक से तुम इन वैल्यू को माइंड में रख सकते हो, ठीक है। चलिए इतना हो जाएगा। अब चलते हैं आगे कि भाई कुछ मेथड दिए गए थे इनको फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने के लिए कुछ मेथड दिए गए थे, वो मेथड पढ़ लेते हैं। तो ये हटा दो, नोट कर लिया होगा। चलिए हेडिंग होगी अपनी मेथड टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी मेथड्स टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो कौन कौन से मेथड थे, पहला था मोलिकिन, एक साइंटिस्ट का जिसका नाम क्या था मोलिकिन, और मोलिकिन का एक स्केल था, मोलिकिन स्केल। अब मोलिकिन स्केल से हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसने अपने स्केल में अपना क्या फॉर्मूला दिया, तो इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला दिया दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की निकालनी है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, ये उसने फॉर्मूला दिया। यानी कि इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता होनी चाहिए थी, तब हम निकाल सकते थे। और इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये दोनों ईवी पर एटम में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोहर में मैंने एक यूनिट लिखवाई है आपको रेडियस की,
तो रेडियस में एक एटम मैंने लिखा है ev पर एटम, ठीक है, तो ये यूनिट होनी चाहिए। तो भाई इसकी स्केल के लिए हमें ये दो वैल्यू पता होनी चाहिए, और हम 118 एलिमेंट्स की ये दो वैल्यू कंटेन नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। हाँ गिवन होगी तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, हमें मोलिक्यूलर स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। तो ये पहला मेथड मोलिक्यूलर स्केल, ठीक है। दूसरा था पाउलिंग स्केल। अब पाउलिंग ने क्या बोला, उसने भी सेम चीज रखी, उसने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने के लिए क्या बोला, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 5.6। अब इसने डिवाइड बाय 5.6 कर दिया था, ठीक है। अब देखो तुम सोच रहे हो कि इसने 2 किया, इसने 5.6 किया, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई वैल्यू नहीं है, ये कैरेक्टर है, यानी इसका ज्यादा उसका कम। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों एक थ्योरेटिकल वैल्यू थे। अब इसने जब अपनी स्केल बनाई होगी तो हो सकता है वैल्यू वो 0.5 से कंसीडर किया हो। इसने पहले एलिमेंट को जिसको रेफरेंस माना उसकी 0.5 मान ली होगी, और उसके बाद इसी फॉर्मूले से रखता गया और उसको क्या मिला कि इसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू 0.5 से कम आ रही है। ऐसे करके उसने बता दिया कि भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कम है। इसने भी सेम वैल्यू कंटेन की 5.6 से डिवाइड किया, और इसने भी कुछ वैल्यू निकाली होगी। हो सकता है इसने रेफरेंस 1 मान लिया होगा कि भाई जो रेफरेंस है वो 1 है, अब 1 से बड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, 1 से कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम। तो ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि ये गलत है, या तुम बोल दो कि ये वाला सही है ये वाला सही है। दोनों फॉर्मूले अपनी जगह सही है, दोनों ने एक रेफरेंस माना था और दोनों वैल्यू थ्योरेटिकल, यानी इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनकी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट वैल्यू मैंने आपको अभी लिखवा दी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो ये दो स्केल थी जिन्होंने फॉर्मूला दिया। अब अगर मैं इनके बीच में रिलेशन निकालूं तो रिलेशन क्या हो जाता है, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं पाउलिंग की बात करूं वो हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिक्यूल डिवाइड बाय 2.8। अगर हमें मोलिक्यूल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो तो हम ये फॉर्मूला निकाल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, एक स्केल की मेजरमेंट था। जैसे सिंपल सी बात बताओ यार, तुम्हें नहीं पता, ठीक है, तो तुम अंदाजा देते हो। एक बंदा बोलता है, सपोज मैं बोलूं एक रूम है तुम्हारा, उसका एरिया मैं 4 बंदे से पूछ रहा हूं, तो कोई बोलेगा 6x6 है, कोई बोलेगा 8x10 है, कोई बोलेगा 7x10 है। अब सब अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ना। अब मैं 2 रूम ले आऊं, एक रूम तुम्हारा है एक तुम्हारे बगल में, अब मैं उनसे ये पूछूं कि ये कंपेयर करो, तो ये बोलेगा अगर ये 6 मान लो एक रूम बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो वो क्या बोलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे देगा कि भाई ये 6x6 है तो वो 7x7 है। वो मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है ना कि वो वाला बड़ा है, तो सब यही बताएंगे कि वो वाला बड़ा है, लेकिन उनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है जिसने बोला ये 8x10 है तो वो उसको 10x12 बोलेगा ना। तो वैसे ही ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज थी जिसमें एक रेफरेंस माना गया और रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताया गया कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, लेकिन वैल्यू उसकी नहीं दी गई थी। वैल्यू हमको बाद में मिली है और वो वैल्यू मैंने आपको लिखा दी है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद पॉलिंग ने एक फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने का। अब पॉलिंग का फॉर्मूला क्या था वो भी देख लेते हैं। तो पॉलिंग ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए। क्या फॉर्मूला, देखो उसको हम बोलते हैं पॉलिंग फॉर्मूला। अब जैसे 2 एटम है A एंड P, ठीक, तो उसने फॉर्मूला क्या दिया था, उसने फॉर्मूला दिया था लाइक। अब ये चीज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अब यहाँ पे A और B का मतलब ये नहीं है कि A और B की ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वो तुम्हें पहले लेनी पड़ेगी और जो छोटी होगी वो बाद में। उसके बाद उसने फॉर्मूला क्या लिखा, उसके बाद फॉर्मूला था इज इक्वल टू 0.208। तो उसने एक डिफरेंस दिया था, यानी कि एक मॉलिक्यूल है AB जिसमें एक A एटम है और एक B एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज इक्वल टू
0.208 अंडर रूट एनर्जी ऑफ ए बी अंडर रूट एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ डी बी। अब ये सारी चीजें क्या है मैं बता देता। तो अगर मैं ई एन ए की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए, और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी। अब जो इसमें ई ए बी है वो सब क्या है, तो देखो जो ई ए बी है यानी ये जो लिखा हुआ है ई ए बी, तो वो होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल। यानी कि ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा ए बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी तुम्हें गिवन होगी, कोई मॉलिक्यूल है ए बी जो फॉर्म हो रहा है और उसकी बॉन्ड एनर्जी दी होगी, और किस में दी होगी, इन किलो कैलोरी पर मोल। तो यूनिट कोई भी हो आपको किलो कैलोरी पर मोल में उसे कन्वर्ट करना है। तो वैसे ही ई ए क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन किलो कैलोरी पर मोल। ए बी बी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी मॉलिक्यूल इन किलो कैलोरी पर मोल। तो ये फॉर्मूला उसने डिराइव किया था जिसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पता होनी चाहिए। एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दूसरी आप कैलकुलेट कर सकते थे उसके फॉर्मूले से। तो ये उसने रिलेशन लगाया था जिसमें आपको ये सारे डाटा गिवन होंगे क्वेश्चन में। ये आपको देखने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में करा के दिखा देता। ठीक है, इतना नोट कर लिया। जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCl। अब आप सबको पता है कि ये HCl एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये बना कैसे होगा, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ऐसे ही बना होगा ये। तो ये क्या हो गया HH, और ये क्या हो गया Cl, और ये क्या हो गया H और Cl। तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन HCl का फॉर्मेशन कुछ ऐसे हुआ होगा। तो हमें यहाँ पुट करना है। तो आप सब जानते हो Cl और हाइड्रोजन में, भाई देखो Cl और हाइड्रोजन क्या है, रेफरेंस है, 2.1 वैल्यू कंटेन करता है। ये वैल्यू अभी मैंने आपको लिखवा दी। और Cl क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमें पता होती है, इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा HCl अंडर रूट ई HH इंटू ई Cl और Cl। ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब मान लो मैं बोल देता हूं कि जो EHCl है यानी एनर्जी ऑफ HCl, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl वो है जो x किलो कैलोरी पर मोल है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH जो है वो आपकी y किलो कैलोरी पर मोल है, और बॉन्ड एनर्जी Cl जो आपकी है वो z किलो कैलोरी पर मोल है। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl फाइंड कर लोगे अगर ऐसी वैल्यू दी हुई। -2.1 इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट, ये कितना है x अंडर रूट y इंटू z। यानी इस फॉर्मूले को आप यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हो। तो देखो जनरली अगर ये क्वेश्चन आता है तो सारी वैल्यू आपको गिवन होती है। इसमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो आप याद कर सको, ना ही आप किसी की बॉन्ड एनर्जी याद कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के लिए बहुत सारे बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं केमिस्ट्री में। तो सारे के सारे तो आप याद नहीं कर सकते। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको ये सारा डाटा एज इट इज गिवन होगा। फर्क क्या हो सकता है, किलो कैलोरी की जगह किलो जूल पर मोल में देते तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप बाकी एज इट इज इसे सॉल्व कर लोगे। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले में बेस्ड था, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आज के टाइम में मैंने आपको वैल्यूज बता दी है। जैसे NaCl होता है तो NaCl भी आप निकाल सकते हो। Na की वैल्यू आपको पता है 0.9 होती है और Cl की 3 होती है। तो इजीली मतलब इस फॉर्मूले को हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन हाइपोथेटिकल रहा x और y के फॉर्म में, तब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो कैलकुलेट करने के लिए सारे डाटा आपको एज इट इज दिए होंगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 पेजेस मैंने ग्रुप पे अपलोड किए थे। उन 4 पेजेस में बहुत सारे क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करना आज की डेट में। और किसी को लगता है कि क्वेश्चन वो हमारे हो चुके हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं उसे मतलब उसके बोलने के बाद मैं और ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूंगा, लेकिन मैं पहले नहीं डालूंगा, ये बात क्लियर
क्योंकि आप पता चला मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप सॉल्व कर नहीं रहे हो, मतलब क्या? उसकी आंसर शीट भी मैंने आपको दी हुई है, तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करो और कंपेयर करो कि तुम कितना सही कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो। हाइड्रेशन एनर्जी का कोई क्वेश्चन हो छोड़ देना, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का कोई क्वेश्चन हो छोड़ देना, क्योंकि वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के बाद तुम पूरे पीरियोडिक टेबल के कैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी तक जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को करो, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि जो हमने पढ़ा है वो हमें आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इतना काम कर लेना। 4 पेजेस हैं, किसी को लगता है नहीं मिल रहा है ग्रुप पे एक पोस्ट डाल देना, सर वो क्वेश्चंस कहाँ पे, मैं वापस से उसको भेज दूंगा। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला तब डिराइव किया गया था जब हमारे पास वैल्यूज नहीं थी। अब आज के टाइम में वैल्यू है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट आपसे कोई बोल दे पाउली फॉर्मूला है, कोई क्वेश्चन दे दे, तो वो क्या बॉन्ड एनर्जी वगैरह ये सारी चीज दे देगा, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लेना और आंसर आपका मिल जाएगा। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एप्लीकेशन इसके तो कोई एक्सेप्शंस वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीधा सीधा जो है वो बता दिया मैंने आपको। बात करूंगा ट्रेंड की, तो पहले मैं ट्रेंड की बात कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले ट्रेंड की बात कर लेता हूँ। तो देखो ट्रेंड में क्या होता है, अपन पहले लिख देते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो हम 2 टाइप के ट्रेंड पढ़ते हैं, एक लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस की लगभग 0 होती है। तो नोबल गैस को छोड़ के, यानी सारी नोबल गैस को छोड़ दो, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही करेगी। सेकेंड, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो ये सीधा सीधा इसका ट्रेंड है और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ नोबल गैस एक्सेप्शन है। चलो मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेता। मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि सारी की सारी नोबल गैस नहीं होती, ठीक है, उसका रीजन क्या होता है। देखो हमारे पास नोबल गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है, और रेडॉन, ये हमारे पास नोबल गैसेस है। अब अगर मैं बात करूं तो ऊपर की जो 3 होती है ना, ये एक्चुअल में नोबल गैस होती है, यानी ये कभी रिएक्ट नहीं करती नेचर में, कभी भी नहीं करती। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट का गैस का मतलब क्या है, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस पे रिएक्शन करती है, किसके साथ करती है वो बता देता है, और ये होता है रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव खुद का डीके खुद ही करता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि वो खुद ही खत्म होता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसका मतलब क्या है कि 3 नोबल गैस है, लेकिन ये दोनों तो रिएक्शन कर रही है। कैसे रिएक्शन करती है, तो भी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखा, उसमें आपने देखा कि फ्लोरीन की वैल्यू मैक्सिमम थी 4, और उसके बाद दूसरा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था ऑक्सीजन, और थर्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था नाइट्रोजन एंड क्लोरीन 2.3, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू क्या है, जो वैल्यू 4 कंटेन कर रहा है और उसे हम मैक्सिमम बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब सबसे ज्यादा टेंडेंसी है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो किसी के भी आसपास जाएगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। उसके बाद ऑक्सीजन, तो होता क्या है, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, अब ये नोबल गैस में रखे गए, ये कभी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अगर ये दोनों एलिमेंट इसके आसपास आते हैं तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाते हैं, क्रिप्टॉन से भी ले जाएंगे और ज़ेनॉन से भी ले जाएंगे। और केमिकल बॉन्डिंग में मैं इसका आपको कंपाउंड पढ़ाऊंगा, जिसमें HCOF2 करके कंपाउंड बनता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी इनके साथ ही कंपाउंड बनता है और किसी के साथ नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ये किसी भी एटम के आसपास आए और अगर इनको इलेक्ट्रॉन की नीड है तो बिना पूछे निकाल लेंगे, बिना पूछे खींच लेंगे, वो सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही नोबल गैस में ये दोनों कुछ नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम जाते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने के लिए भले ही वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अट्रैक्शन उतना तो नहीं है ना जितना इन तीनों पे रहेगा। यहाँ तो साइज बहुत छोटा है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन क्लोरीन कुछ नहीं कर पाता,
इनके पास जाएगा, घूमे टहलेगा, हाय हेलो करेगा और वापस आ जाएगा। लेकिन इनके पास जाएगा तो हाय हेलो तो करेगा, लेकिन इनमें से इलेक्ट्रॉन खींच के भी ले जाएगा और देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाते बेचारे दोनों के दोनों। तो ये रीजन था कि सारी की सारी नोबल गैस नहीं होती। यानी क्रिप्टॉन और जेनॉन, इन पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इफेक्ट पड़ता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क पड़ता है और ये इनके भी वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाते हैं बिना इनकी मर्जी से। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ऊपर की 3 नोबल गैस होती है, इनर्ट गैस होती है और ये रेडियोएक्टिव होता है। लेकिन सिर्फ ये 2 एलिमेंट, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट इनको मजा आ छू भी ले, कोई नहीं छू सकता। सिर्फ ये 2 एलिमेंट है जो इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। और ये रेडियो एक्टिव है तो इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये खुद का डीके खुद ही करता रहता है, तो इसके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं। तो ये होता है आपका जो इतने दिन से क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था, वो था इसका रीजन। यानी फ्लोरीन जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये किसी भी नॉर्मल एलिमेंट के पास जाता है ना तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच ही लेता है बिना पूछे, मतलब सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सारी की सारी नोबल गैस नहीं होती। अब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में इनके कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, इनके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाऊंगा, कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हम ये पढ़ते हैं कैसे बॉन्ड बन रहा है, दूसरी चीज जो मॉलिक्यूल बना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होगा, क्योंकि हम तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऑब्जर्व किया गया ना कि उनका एक स्ट्रक्चर है। तो वो सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आती है, तो वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उसका टेंशन लेना ही मत और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कंपैरिजन के होते हैं, तो जितना अच्छे से आप ये ट्रेंड एक्सेप्शंस ऑब्जर्व करोगे उतना ही ज्यादा इजीली ये चैप्टर समझ में आएगा। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता कि वैल्यू, हाँ न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं जैसे, और वो भी हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे होंगे, जो भी 2-3 फॉर्मूले दिए उन पे होंगे, लेकिन उसमें भी सीधा सीधा डाटा तुम्हें दे दिया जाता है, पुट करो आंसर निकालो। चलिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का मतलब क्या है कि हम ये पता करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है AB, तो मुझे ये पता चल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू कि ये मॉलिक्यूल कोवेलेंट है या आयोनिक है। तो ये इसके लिए बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दी है, एक एप्लीकेशन केमिकल बॉन्डिंग में भी है, ठीक है वहां पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे जो है वो पढ़ते हैं अपन पहले। तो हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर, यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर तुम्हारे सामने दिया हो तो तुम उसे बता सको कि वो आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है। तो पहला जो है वो है ए, हेनी स्मिथ फॉर्मूला। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए जो पहला फॉर्मूला दिया था वो किसने दिया था, हेनी स्मिथ फॉर्मूला। ठीक है, और उसने क्या बोला था, उसने बोला था परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, यानी परसेंटेज आयोनिक करेक्टर अगर तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला था परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.8 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, ये था परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब ये जो डेल्टा है, तो डेल्टा होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे सिंपल सी बात करूं, मैंने ले लिया HCl, अगेन HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H कितनी होती है 2.1 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl कितना होता है 3, तो डेल्टा कितना आ जाएगा 3 माइनस 2.1 विच इज इक्वल टू 0.9। तो अगर मुझे परसेंटेज आयनिक करेक्टर देखना है तो फॉर्मूला पुट कर दूंगा, कैसे पुट करूंगा 16 इंटू 0.9 प्लस 3.8 इंटू 0.9 का स्क्वायर, इसको करूंगा और मेरा एक वैल्यू आएगी जिससे मुझे परसेंटेज आयनिक करेक्टर मिल जाएगा कि इसमें कितना आयोनिक करेक्टर है। 50% है, मोर देन 50% है, 50% से कम है, तो इसको सॉल्व करना और मुझे बताना इसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला था। अब देखो
इसने एक लॉजिक दिया था, वो लॉजिक क्या था, चलो वो भी बता देता। तो ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताना कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर आया। अगर 50% आया तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल 50% आयनिक है और 50% कोवेलेंट है। एक चीज याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी मॉलिक्यूल नेचर में पूरा आयोनिक नहीं होता और ना ही पूरा कोवेलेंट होता है, उसमें दोनों करेक्टर होते हैं। नेचर में जितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी होता है और कोवेलेंट करेक्टर भी होता है। डिपेंड करता है ज्यादा कौन सा है। हो सकता है 90% आयनिक है लेकिन 10% कोवेलेंट होगा, हो सकता है 90% कोवेलेंट है 10% आयनिक होगा, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल पूरा आयनिक या पूरा कोवेलेंट नहीं होता, दोनों करेक्टर मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रख के काम करना। अब देखो, इसने एक चीज बताई थी, क्या बताया था, इसने एक वैल्यू से कंपेयर करवाया था। इसने बोला, क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 आ रहा है, यानी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 आ रहा है, तो उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो होगा ना वो कितना होगा, 50%। यानी वैल्यू अगर 2.1 आ रही है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर उसमें 50% होगा, यानी वो 50% आयनिक करेक्टर कंटेन करेगा और 50% कोवेलेंट करेक्टर। तो ये इसका पहला। सेकंड क्या बोला इसने, इफ डेल्टा इज लेस देन 2.1, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से कम आ रहा है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज लेस देन 50%, यानी कि आयनिक करेक्टर उसमें 50% से कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बन जाएगा। क्योंकि 50% से कम हो गया तो इसका मतलब आयनिक करेक्टर उसमें कम है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, तो 50% से ज्यादा, यानी यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोवेलेंट करेक्टर इज मोर देन 50%। तो मोर देन 50% होगा तो मॉलिक्यूल कोवेलेंट हो जाएगा। थर्ड इसने क्या बोला, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 2.1 देन परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज आल्सो ग्रेटर देन 50%, यानी उस केस में मॉलिक्यूल आपका आयोनिक हो जाएगा। तो इन वैल्यू को याद रखना। ये थी हेनी स्मिथ का फॉर्मूला। डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि दो एटम जो मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपने यूज किए थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये डेल्टा। अगर उसकी वैल्यू 2.1 तो आयनिक करेक्टर 50%, 2.1 से कम तो आयनिक करेक्टर 50% से कम, इसका मतलब मॉलिक्यूल कोवेलेंट हो जाएगा। और डेल्टा का 2.1 से ज्यादा है तो आयनिक करेक्टर 50% से ज्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल आयोनिक हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ऐसे ही एक स्केल पॉलिंग ने भी दी थी, लेकिन पॉलिंग ने कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा था, पॉलिंग ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं लिखा था, उसने सिर्फ एक वैल्यू से कंपेयर कर दिया था और वो वैल्यू क्या थी वो भी देखो। तो अगर मैं पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग देखूं तो सेकंड जो है वो है पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिया था वो 1.7 लिया। ठीक है, तो केस 1 क्या हो जाता है, if delta is equal to 1.7 तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 50% एंड परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर इज आल्सो इक्वल टू 50%। तो सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है, उसके में डेल्टा 2.1 था, इसके में 1.7 है। फिर इसने बोला इस डेल्टा इज लेस देन 1.7, यानी डेल्टा की वैल्यू दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज आल्सो लेस देन 50% और परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर इज मोर देन 50%। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि मॉलिक्यूल आपका कोवेलेंट हो जाएगा अगर वैल्यू 1.7 से कम हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा। फिर से देख लो, डेल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स। जो एटम बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं दो, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है डेल्टा। जैसे अभी मैंने निकाल के बताया HCl में, HCl में एक H है एक Cl, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ Cl कितनी होती है 3 और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। तो जो वैल्यू मैंने ऊपर लिखवाया उसमें देख लेना डेल्टा कितना हो जाता 0.9। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl ले लेता, ठीक है, तो NaCl में देखो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cl होता है 3, Na होता है 0.9, तो ये हो गया 2.1। अब हेनरी के हिसाब से देखो तो इसकी वैल्यू 2.1 आई है, यानी कि इसमें 50% आयोनिक करेक्टर है और 50% कोवेलेंट करेक्टर। यही तो मैंने हेनरी स्मिथ के फॉर्मूले में लिखवाया।
लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वो देखो, डेल्टा इज ग्रेटर देन 1.7, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज मोर देन 50% और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज लेस देन 50%। तो मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आयोनिक। तो अगर मैं इसी वैल्यू को कंपेयर करूं पाउलिंग स्केल से, तो ये वैल्यू 1.7 से ज्यादा बड़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये NaCl जो है वो कंप्लीटली आयोनिक है। तो एक और चीज है, जो NaCl होता है वो आयोनिक ही होता है और HCl आपका कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये था आज आपका कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें थ्योरेटिकल बेस पे हैं, बस ये कंपैरिजन के लिए उसने डेल्टा की वैल्यू 1.7 ले ली और हैनी ने 2.1 ले ली। तो इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, और जो भाई मैंने बोला 4 शीट मैंने आपको 4 पेजेस दिए, उनमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद हम एक लेक्चर और बनाएंगे, एक लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं कल, हाँ मेरा टाइम टेबल क्या है, तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन। देखो वीक में 4 लेक्चर मुझे तुम्हें देने हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं, अगर मुझे नीड लगेगी तो मैं 4 की जगह 5 भी दे दूंगा, लेकिन यार टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज उसमें बिल्कुल डिस्टर्ब मत हुआ करो, क्योंकि अलग टाइम टेबल है। मेरे हिसाब से ये था कि मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और तुम्हारा बोलना ऐसा है कि मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। उसको तुम छोड़ो, वीक में 4 लेक्चर है, तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आज आपका था, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था। जो भी चीजें बताई उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो, और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि आज के लेक्चर में सिर्फ समझने की चीज क्या है कि जो वैल्यूज आ रही है वो कैसे आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, बस, और कुछ नहीं। जो मैंने एक टेबल में कुछ वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दिखाई हैं, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना, कैसे मैंने बताया कितने कितने डिफरेंशियल वैल्यू होती है। अगर उतनी वैल्यू तुम्हें याद आ गई तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करने में तुम्हें 2 सेकंड लगेंगे, और नहीं पता होगा तो यार देखो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तो पहले उन वैल्यूज को अच्छे से कंपेयर कर लेना। चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।